हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं 15 मिनट के अंदर, मैं ट्राई जरूर करूंगी 15 मिनट के अंदर ये पूरे चैप्टर को कंसाइज वे में समझाने की। तो आप जल्दी से 1.5x पे लगा दीजिए इस वीडियो को एंड लेट्स बिगिन विद द चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। सबसे पहले तो हम फूड कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी क्या क्या चीजें होती है हमारे फूड में। इट इज प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा, राइट। और ये सारी चीजें हमारे फूड में होती है। अब ये सारी चीजें हम खा तो रहे हैं, पर ये जाता कहाँ है राइट। न्यूट्रिशन के बाद में होता है रेस्पिरेशन, जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट जो है उसका ब्रेकडाउन किया जाता है। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग चीज होती है। आपको लगता होगा मैम रेस्पिरेशन मतलब भी ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, नहीं। रेस्पिरेशन यानी सेल्स के अंदर ये सारी चीजें ब्रेकडाउन होती है, या तो एरोबिक वे में या तो एनाएरोबिक वे में। एरोबिक यानी पूरा ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ऑफ फूड इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, इसलिए एटीपी जो रिलीज होते हैं वो भी कम, यानी एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है। यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, दैट इज 38 एटीपी रिलीज होती है बिकॉज कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। नाउ यहाँ पे 3 प्रोसेसेस होती है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेसेस होती है। फर्स्ट प्रोसेस कॉमन है जो कि ग्लाइकोलिसिस, दोनों में होता है, एरोबिक में भी होता है एनाएरोबिक में भी होता है, एंड इसमें होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इनटू पायरुवेट। नेक्स्ट प्रोसेस होता है क्रेब्स साइकिल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज टीसीए साइकिल, एंड थर्ड प्रोसेस आल्सो कॉल्ड एज ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब सबसे पहला प्रोसेस जो है हमारा ग्लाइकोलिसिस, इसमें देख लेते हैं। इट हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेब्स साइकिल एंड टीसीए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, पर ये वाला जो है इट हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म। बच्चों ये चैप्टर का मैंने ऑलरेडी पूरा लाइव सेशन में डिटेल में करवा लिया है, तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस वीडियो को तो प्लीज आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर हेरिडिटी चैप्टर, ये वाला चैप्टर, नेक्स्ट वाला चैप्टर, ये सारी चीजें आप प्लेलिस्ट में देखो। डेडिकेटेड प्लेलिस्ट में देखोगे तो प्रॉपरली अंडरस्टैंड होगा। ये तो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है, रैपिड रिवीजन के लिए, जिससे सारी चीजें खाली टिक मार्क होती जाए। वैसे आपको डिटेल में तो उसमें से समझना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आपको एंड प्रोडक्ट्स के सवाल आएंगे, तो इसमें आप कैसे याद रखोगे, पान पानी यानी PAN, पायरुवेट, ATP एंड NADH2, और पानी रिलीज होता है। बस इतना ही हमें याद रखना है व्हेन इट कम्स टू ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा क्रेब्स साइकिल, जिसमें जो TCA साइकिल है, ठीक है, TCA साइकिल भी इसको कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या था, पायरुवेट था। अब उसमें उसके बाद में ना एक छोटा सा इंटरमीडिएट रिएक्शन हुआ था, दैट इज हैपनिंग इन द मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ही। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया के ऐसे बीच में होता है, उसमें क्या होता है ना, जो पायरुवेट बना था वो पायरुवेट को ब्रेक डाउन करके एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, अब ये स्टार्ट प्रोडक्ट बनेगा, मतलब सबस्ट्रेट बनेगा ऑफ द क्रेब्स साइकिल, तो इससे स्टार्ट होगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ये कैसे याद रखोगे, भाई बहन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड NADH2, FADH2। ATP तो बन ही रहा है, हर प्रोसेस में ATP बनेगा, क्रेब्स में भी बनेगा, ग्लाइकोलिसिस में भी बनेगा और ETC में भी बनेगा, तो वो तो साइड में ही रखो। याद कैसे रखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भाई बहन, एंड NADH2, FADH2 भाई बहन, और ATP, बस यही चीज याद रखनी है। उसके बाद में आता है ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें सबसे ज्यादा ATP बनता है, दैट इज 38 ATP। इसमें मेनली क्या किया जाता है, जो भी इनडायरेक्ट एनर्जी है उसको डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब NADH2, FADH2 है वो सारे ही ATP में कन्वर्ट होंगे, मतलब डायरेक्ट वाले एनर्जी में, क्योंकि एक NADH2 से आपको 3 ATP मिलते हैं, एक FADH2 से आपको 2 ATP मिलते हैं। तो ये सारी चीजें कन्वर्जन होती है एंड फाइनल हिसाब हमें जो मिलता है दैट इज 38 ATP का हिसाब, राइट। और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको मिलते हैं 38 ATP। अब बच्चों हम बात करेंगे थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में। तो साइंटिस्ट जो हमारे हैं उसके बेसिस पे ये नाम रखे गए थे, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट, एंड क्रेब्स साइकिल तो खैर क्रेब्स साइकिल ही कहते क्योंकि उसका नाम ही है, वो साइंटिस्ट का नाम ही है क्रेब्स, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल एंड TCA साइकिल। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद में हम स्टडी करेंगे एनएरोबिक। एरोबिक हो गया पूरा, 3 प्रोसेस हमने देखे, ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल एंड तीसरा ETC। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी फर्स्ट तो कॉमन ही होगा क्योंकि एक कॉमन पाथवे है जो साइटोप्लाज्म में होता है, दैट इज
ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है हमारा, देखो ये ग्लाइकोलिसिस हो गया, ग्लूकोज से पाइरुवेट बन गया, ग्लाइकोलिसिस खत्म। उसके बाद में सेकंड स्टेप चालू होता है, दैट इज फर्मेंटेशन। इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करो या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करो। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो लैक्टिक एसिड इज द प्रोडक्ट, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो अल्कोहल उसका प्रोडक्ट होगा, दैट इज इथेनॉल उसका प्रोडक्ट होगा। ये यीस्ट में होता है और ये मसल सेल में होता है। स्टार्ट करेंगे विद द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें आपको पाइरुवेट को कन्वर्ट करने के बाद क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इथेनॉल, राइट। आपको क्या मिलेगा, इथेनॉल। तो इसमें बनता है इथेनॉल, दैट इज अल्कोहल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनते हैं, दैट इज हैपनिंग इन द ईस्ट। नेक्स्ट होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि मसल सेल्स में होता है। ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद मसल क्रैम्प्स क्यों आते हैं, क्योंकि उसमें जमा हो रहा है लैक्टिक एसिड, विच इज द प्रोडक्ट इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, राइट। उसके बाद में ये सीड जर्मिनेशन का भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। नाउ वी स्टडी अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें ये सारे फूड के कंपोनेंट्स है, इसमें से स्टार्ट करेंगे प्रोटीन से। प्रोटीन बच्चों बॉडी बिल्डिंग होता है, जो वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें देखता है प्रोटीन। हमारे बॉडी में सबसे एसेंशियल होता है प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरीज आपको मिलते, कितने किलो कैलोरीज, तो आप बोलोगे 4 किलो कैलोरीज। यहाँ पे देख सकते हो 4 किलो कैलोरीज यू गेट। वेयर एंड टेयर वाला आएगा क्वेश्चन, फिर आपको ये पूछा जाएगा कि अगर प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया तो किस में कन्वर्ट होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अबाउट लिपिड्स। तो लिपिड, 1 ग्राम लिपिड को तोड़ने के बाद कितना मिलता है, 9 किलो कैलोरीज, विच इज द हाईएस्ट। तो सबसे ज्यादा अगर आपको पूछे मोस्ट अबेंडेंट एनर्जी किसमें मिलती है, तो आप लोग बोलोगे लिपिड्स या तो फैट्स, ठीक है। अगर आपको बोले कि इंस्टेंट एनर्जी किसमें मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट विल बी द आंसर। पर सबसे ज्यादा किसमें मिलती है, लिपिड्स में। लिपिड्स को अगर ब्रेक डाउन किया तो वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, मतलब एक तरीके का अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन जैसे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, वैसे ही फैट्स किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब बात करते हैं कहां कहां पे प्रेजेंट होता है। तो ये फॉस्फोलिपिड्स एक तरीके का लिपिड्स ही है, जिसमें फॉस्फोरस भी प्रेजेंट रहता है, विच इज प्रेजेंट इन अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है उसी में लिपिड्स की जरूरत पड़ेगी। फिर न्यूरॉन, जो हमारा नर्व सेल रहता है, उसके कवरिंग में भी ये लिपिड्स की जरूरत पड़ती है। एंड हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, फिर प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये सब भी लिपिड बेस्ड होते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जैसे कि ग्लूकोज हमने देखा था ना, तो ग्लूकोज अगर बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो वो स्टोर किया जाता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कहां पे, लिवर में। तो ये याद रखना आप लोग। अब बात करेंगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन बहुत ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए हमारे बॉडी को, पर चाहिए जरूर, ठीक है। अगर इतना क्वांटिटी नहीं मिला तो फिर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसमें 2 तरीके के विटामिन होते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल और दूसरा वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। फैट सोल्यूबल में कैसे याद रखना है, कीड़ा, KEDA, ये होते हैं फैट सोल्यूबल, फैट में डिसॉल्व होते हैं और ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वाटर के बारे में, ठीक है। वाटर के बारे में क्या होता है, वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बॉडी में 70% हमारा सिर्फ पानी से भरा हुआ रहता है। एंड ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं वो फ्लो कैसे होंगे, वाटर के जरिए, राइट। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सारे न्यूट्रिएंट्स कोई काम के नहीं है। फाइबर्स कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू कैरी नहीं कर रहे हैं, पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो टॉक्सिन्स है, अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड है, उसको कैसे निकालेंगे बॉडी से, थ्रू सम अनडाइजेस्टेड, राइट। क्योंकि फाइबर्स हमारे डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो भी खाना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो लेके जाते हैं वेस्ट को, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे मिलेंगे आपको, फाइबर्स खाने से। जैसे कि मौसम्बी आप खा रहे हो तो उसके फाइबर्स जो है वो रिमूव मत करो, जिससे आपको फाइबर्स मिल जाएगा। रफेज देता है ये, राइट। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, रफेज कौन देता है, तो आप बोलोगे फाइबर्स रफेज देता है। अब आखिरी पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज सेल डिवीजन में हम आ चुके हैं। सेल डिवीजन 2 तरीके के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों में
एक कॉमन प्रोसेस होगा, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब माइटोसिस की बात करूं तो माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी जो पेरेंट सेल है अगर वो 2n है तो उसके बच्चे भी 2n होंगे। 46 क्रोमोसोम्स है तो उसके बच्चे को भी 46 क्रोमोसोम्स आएंगे। पर मियोसिस ऑन द अदर हैंड इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, यानी अगर 46 है पेरेंट सेल के पास तो डॉटर सेल्स के पास उसके आधे होंगे, दैट इज 23। तो इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी स्पर्म एग बनाने के लिए, क्योंकि ये होते हैं हैप्लॉइड, राइट। स्पर्म एग हमेशा हैप्लॉइड ही होंगे, इसलिए उसको मियोसिस से बनाया जाता है। एंड ये होता है इन सोमैटिक सेल्स, मतलब कोई भी हमारा नॉर्मल बॉडी सेल में माइटोसिस आप लोग देखोगे। बात करेंगे माइटोसिस के बारे में, तो यहाँ पे देखो सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स ही डिवाइड होते हैं माइटोसिस से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा इसी से हुआ है। हम लोग पहले कितने छोटे थे, अभी इतने बड़े हो गए, कैसे हुए? थ्रू माइटोसिस। हर एक जगह में माइटोसिस हुआ है, जिससे हम लोग इतने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। फिर हमारे कोई भी सेल्स अगर डैमेज हो जाते हैं, कुछ भी लग जाता है कहीं पे भी, तो वो जगह पे भी माइटोसिस शुरू हो जाता है, राइट। अगर इंटरनल भी कोई भी सेल्स डैमेज हो गए, बूढ़े हो गए, तो उसको रिस्टोर करने के लिए भी माइटोसिस का सहारा लिया जाता है। तो माइटोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दो स्टेजेस होते हैं, मैंने आपको कहा था, राइट। माइटोसिस में भी सेम होगा, मियोसिस में भी सेम होगा। माइटोसिस में के पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन, एंड फिर उसके बाद में एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड किया जाता है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है बच्चों, ये 4 फेजेस में मतलब होता है, 4 फेजेस में, फेज बाय फेज होता है। तो पहला फेज है हमारा प्रोफेज, फिर उसके बाद में मेटाफेज, उसके बाद में एनाफेज एंड लास्ट इज टीलोफेज। तो सबसे पहले प्रोफेज की बात करेंगे। प्रोफेज में क्या होता है, जो हमारा डीएनए है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो एकदम ऐसे जो पड़ा हुआ है उसको कंडेंस किया जाता है, एक साथ लेके आया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। तो ये एक साथ ऐसे आ जाता है और क्रोमैटिन के बाद में वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो ये एक बार कंडेंसेशन चालू हो जाता है, दूसरी चीज जो न्यूक्लियर एनवेलप था एंड न्यूक्लियस था वो डिसअपियर हो जाता है, और जो सेंट्रियोल होते हैं, जो कि स्पिंडल फाइबर्स आगे जाके फेंकने वाले हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स बनाने वाले जो सेंट्रियोल्स है वो डुप्लीकेट होते हैं, और डुप्लीकेट होके वो ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। ओके, तो ये हो जाता है इन द प्रोफेज। उसके बाद में होता है मेटाफेज। तो एक बार वो ऑपोजिट पोल्स में चले जाए तो जो भी क्रोमोसोम्स थे ना, जो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन गए, वो क्रोमोसोम सारे ऐसे सेंट्रल लाइन में आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन में आ गए एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स आ गए। अब ये वेल सेट है कि जिससे वो स्पिंडल फाइबर्स उसको खींचेंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे? कंप्लीटली डिसअपियर्स। एंड प्रोफेज में आप लोग बोलोगे कि इट इज स्टार्टिंग टू डिसअपियर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ट्रिक करने के लिए कि न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियर ये सब जो है गायब जो होता है वो प्रोफेज में पूरा गायब हो जाता है, नहीं, मेटाफेज में पूरा गायब होता है, वहां पे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये था मेटाफेज, जिसमें मिडल लाइन में एकदम सारे क्रोमोसोम्स ऐसे खड़े हो जाते हैं। फिर होता है एनाफेज, जिसमें स्पिंडल फाइबर्स उसको खींचते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो खींचते हैं सारे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। एंड लास्ट इज टीलोफेज, जिसमें अभी ऑलरेडी हो चुका है कैरियोकाइनेसिस प्रॉपर। यहाँ पे आप देख ही सकते हो पूरा न्यूक्लियस अलग अलग हो चुका है। अब क्या बारी आती है, जो भी चीजें गायब हुई थी उसको लेके आओ फिर से, जैसे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो गायब हो गई थी तो उसको फिर से लेके आया जाता है। जो क्रोमोसोम्स थे अभी वो फिर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब जो जो चीजें हमने प्रोफेज में लिखी ना, उसी का ऑपोजिट आप लोग टीलोफेज में लिख के आओगे। सेंट्रियोल जो था वो अभी गायब हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये सारी चीजें होती है इन द टीलोफेज। अब टीलोफेज से हमारा कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस गॉट डिवाइडेड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक बीच में खाली ऐसा है साइटोप्लाज्म है, तो वो साइटोप्लाज्म को भी अगर तोड़ दे तो ये पूरे सेल्स ही अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट्स एंड साइटोकाइनेसिस बिगिन। साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? थ्रू साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इसमें एक बीच में ऐसा सेल प्लेट चालू होता है और सेल प्लेट से ऐसा धीरे 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 तोड़ा जाता है सेल्स को, जिससे फाइनली हमको 2 सेल्स मिल जाते हैं। अब बात करेंगे मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस काफी डिटेल्ड है, ठीक है, ये मैं 15 मिनट के अंदर नहीं समझा सकती हूँ, मुझे इसके लिए 1 घंटा चाहिए रहेगा। तो मैं मियोसिस के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगी इन दिस वीडियो।
बिकॉज आपको अलग से वो डिटेल वीडियो जो मैंने बनाया है वो देखना पड़ेगा। ओके तो लाइव सेक्शन में या तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, उसमें आप वो चैप्टर को देखो और अच्छी तरीके से मियोसिस को समझो। मियोसिस जो है इट इज अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस, क्योंकि इसमें 2 फेजेस से मियोसिस होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी ये 4 फेजेस होंगे, मियोसिस 2 में भी ये 4 फेजेस होंगे, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये सबके 1-1-1 चालू होंगे। फिर इसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 ऐसे होता है। अब मियोसिस 1 जो है ना, इसके ही और 5 फेजेस होते हैं। तो इसमें लेप्टोटीन, मैंने आपको उसका निमोनिक भी बताया है, लेजी, पड़ी, दिया, ये निमोनिक से आप कर सकते हो। तो लेजी, ले मतलब लेप्टोटीन, जी मतलब जाइगोटीन, लेजी। फिर पड़ी मतलब के पीए पैकेटीन, डी मतलब डिप्लोटीन एंड लास्ट इज दिया मतलब डायाकिनेसिस। तो ये 5 फेजेस होते हैं इन द प्रोफेज 1 इटसेल्फ। तो प्रोफेज 1 में क्या था, जो हमने माइटोसिस में पढ़ा वही एग्जैक्टली होता है, पर ये धीरे 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 होता है, 5 फेजेस है इसलिए उसी में डिवाइड किया गया है। फिर जैसे ही प्रोफेज 1 होता है तो उसके बाद में मेटाफेज 1 शुरू होता है, उसमें भी इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएंगे सारे क्रोमोसोम्स, और फिर क्या होगा, एनाफेज में खींचा जाएगा जिससे वो सारे सिस्टर क्रोमैटिड से सेपरेट हो जाएंगे, और लास्ट में टीलोफेज में क्या होगा, वो पूरी तरीके से कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाता है और फिर साइटोकाइनेसिस 1 चालू होता है। तो कैरियोकाइनेसिस 1 के बाद में साइटोकाइनेसिस 1 शुरू होता है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद में दूसरा मियोसिस शुरू होता है, दैट इज मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में क्या होगा, मियोसिस 2 में और चीजें होंगी, दैट इज 4 फेजेस, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, और फिर साइटोकाइनेसिस 2, एंड फाइनली हमारे मिलते हैं 4 सेल्स। तो डॉटर सेल्स कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। मियोसिस 1 में अभी स्टार्ट होता है ये 2n से, ठीक है। अब ये 2n का ये nn बन गया, दैट इज मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 1। फिर उसके बाद में मियोसिस 2 शुरू होगा, जिसमें आपको और nn और nn मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि मियोसिस 1, यहाँ पे आपने देखा रिडक्शनल डिवीजन हुआ, मतलब 2n से nn आया, तो ये मियोसिस 1 को हम लोग लिख सकते हैं कि मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन। वेराज जो मियोसिस 2 है बच्चों, ये है एक इक्वेशनल डिवीजन, इसमें n से n ही आया। तो अगर आपको पूछे कि कितने डॉटर सेल्स मिलते हैं मियोसिस में, तो आप लिखोगे 4 हैप्लॉइड सेल्स आपको मिलेंगे इन मियोसिस, एंड माइटोसिस में 2 सेल्स, 2 डिप्लॉइड सेल्स। समझ में आ रही है बात। तो ये था हमारा मियोसिस, और यहीं पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को ध्यान से समझा, ध्यान से सुना, एंड यू वर प्रेजेंट इन द होल वीडियो। तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना, ठीक है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो दिस इज अ कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।